Hello, my lovely students. My name is Manisha and I am your biology educator. आज बेटा हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ने वाले हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये टॉपिक है, जहाँ से लगभग हर बार आई थिंक एक क्वेश्चन तो होता ही होता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें आराम आराम से समझेंगे हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली बात तो ये जो लेसन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप लाइक अपना बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं, या फिर आप 11th में हैं, आप 12th में हैं, आप ड्रॉप आउट हैं, किसी भी तरीके का बच्चा हो, ये लेक्चर उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करूँ ना, तो आपको पता है अगर हम एक्सचेंज करा रहे हैं यहाँ पे, तो हम दो गैसेस के बीच में डील करते हैं। कौन से दो गैसेस है बेटा? ऑक्सीजन, फर्स्ट इज ऑक्सीजन एंड द अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम जो दो गैसेस एक्सचेंज मेजरली यहाँ पर देखते हैं ब्रीदिंग में या रेस्पिरेशन में, तो हम वो इन दोनों को ही क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो दो तरीके से होता है या दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज, इट इज नॉट क्लियर, हाँ, फर्स्ट वन इज exchange of gases, exchange of gases between the blood capillaries and the alveoli. ठीक है, पहला गैसेस एक्सचेंज जो है वो आपके लंग्स के अंदर होता है। लंग्स में जो एल्वेलाई प्रेजेंट होते हैं, दैट वेस्कुलराइज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, तो उसके बीच में और ब्लड कैपिलरीज जो एल्वेलाई को सराउंड करी रहती है ना, उनके बीच में क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, दूसरी चीज, exchange of gases between blood and tissue. ओके, तो जो हमारे पास एल्वेलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, उस ऑक्सीजन का हम टिश्यू के अंदर एक्सचेंज करेंगे, प्लस वहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। तो ये वाला जो एक्सचेंज होगा वो आएगा सॉरी, ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है कि हम दो तरीके का एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड एल्वेलाई एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। क्लियर? अब देखो, बहुत सिंपल सा फंडा बताने जा रही हूँ तुमको। यहाँ पर जो भी एक्सचेंज है वो किसके बेस पे होने वाला है बेटा? पार्शियल प्रेशर के बेस पे होने वाला है। सारा खेल यहाँ पर इसी चीज का है। अगर आप ये समझ गए ना, तो कोई भी टॉपिक इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिफिकल्ट है ही नहीं। ठीक है, पार्शियल प्रेशर क्या होता है आपको पता है? एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। देयर आर ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन है, ठीक है, कार्बन है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, देयर आर लॉट ऑफ गैसेस। ठीक है, बहुत सारी गैसेस जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। एक पर्टिकुलर गैस, यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस जो है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है एटमॉस्फेयर में, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ, एन इंडिविजुअल गैस, एन individual gas is exerting some pressure, and that pressure is known as partial pressure. अब मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूँगी? PO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, PCO2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, PN2 यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इसी तरीके से सो ऑन। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर एक पर्टिकुलर गैस का या इंडिविजुअल गैस का प्रेशर है जो कि वो एटमॉस्फेयर पे लगा रहा है। डन। अब इनकी वैल्यूज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये अपने को याद रखना है। ठीक है,
बहुत अच्छे से एक बढ़िया तरीके से समझाऊंगी, एकदम ध्यान लगा के सुनना। यहाँ पर हम लिखेंगे एटमॉस्फेरिक एयर, क्लियर। यहाँ पर मैं गैसेस लिखूंगी। मैंने बताया अभी हम CO2 और O2 का एक्सचेंज जो है वही समझने वाले हैं यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में लिखेंगे, ठीक है, उन्हीं का वैल्यूज लिखेंगे। अब एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो तुमको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ए डॉट, ये याद रखना है, ए डॉट एल्वियोलाई डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, और दूसरा यहाँ पे बात हो रही है टिश्यू की, ठीक है। कैसे याद रखना है, याद करने की ट्रिक बताई। ए डॉट मतलब एक डॉट, डॉट लगाते हो ना तुम, ये छोटा सा डॉट लगाया, तो ए डॉट, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखना, क्लियर। अब इनकी वैल्यूज याद करने की ट्रिक, मतलब ट्रिक क्या है, एक तरीका है, पैसेज है, जिससे तुम्हें शायद वो चीज याद रह जाए। जो मैं तरीका अपनाती हूँ वही तरीका मैं तुमको बताने वाली हूँ, ठीक है। चलो, सी पार्शियल प्रेशर याद है क्या था। पार्शियल प्रेशर था कि हमने एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर देख रहे हैं जो वो एटमॉस्फेयर के अंदर एग्जर्ट कर रहा है, मतलब एक इंडिविजुअल गैस का प्रेशर, दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर। मतलब नाम से ही समझो ना, पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीट, आधा अधूरा कुछ है। तो आधा अधूरा कुछ है क्या, एक गैस का आधा अधूरा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक अगर एयर की मैं बात करूं तो उसमें लगभग 159 जो है वो ऑक्सीजन का रहता है एटमॉस्फेयर में, और 0.3 जो है वो किसका रहेगा, CO2 का। अच्छा, ये सारी वैल्यूज किस यूनिट में है, दीज आर इन mmHg, ठीक है। mmHg के अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज है हमारी। अब आते हैं हम एल्वियोलाई पे। अब देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आपको एक जिगजैग बनाना है। जिगजैग कैसे, इस तरीके से 40 40 40 एंड 40। सो आर यू एबल टू सी दिस, ये एक माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, एक जेड बनाना है लेटा हुआ सा, ठीक है। नीचे से स्टार्ट करेंगे, ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ऊपर से स्टार्ट मत कर देना, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो अब तुम्हें जो, और हाँ एक चीज और याद रखो कि जो मिनिमम वैल्यू है वो 40 ही है, ठीक है, इससे कम वैल्यू नहीं है। बस ये एटमॉस्फेरिक एयर छोड़ दो, इसको अगर छुपा दूं मैं, तो ये वाला पोर्शन अगर मैं हाँ हाइड कर दूं, तो आपके पास ए डॉट वाला जो पोर्शन है इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो 40 ही है, ठीक है। इतना याद रखने का, अगर कम है तो मतलब 40 है, ठीक है। इधर आ जाओ, अगर मैं एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की बात करूं तो दैट इज गोइंग टू बी 104 mmHg, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 45 mmHg रहेगा, यानी कि 45 mmHg। और वहीं अगर मैं 95 mmHg की बात करूं तो वो यहाँ पर रहेगा, ठीक है। टिश्यू की बात करूं तो यहाँ पर आ जाएगा अगेन 45। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक पिक्चर और क्लियर हो गई कि CO2 जो है उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 40 है और अबव वाली वैल्यू हमेशा 45 है। देखो यहाँ पर देख सकते हो, अगर ज्यादा है तो 45 होगा और अगर कम है तो 40 होगा। ये बहुत आसानी से तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ स्ट्रेस ही नहीं देना। स्ट्रेस किस पे देना है हमको, सिर्फ जो ऑक्सीजन वाला वैल्यू जो है ना उस पे, ठीक है। जो ये ऑक्सीजन वाला वैल्यू है इस पे अपने को क्या करना है, स्ट्रेस देना है। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन है 159, एल्वियोलाई में है 104, ऑक्सीजनेटेड में है 95, बाकी ये जेड, जेड का फॉर्मेशन याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो याद हो जाएगी। अब देखो गैसेस एक्सचेंज की अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे सारा खेल ही इसका है, पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज का है। अगर ये तुम समझ गए तो आगे के जो दो प्रोसेस में तुमको समझाने वाली हूँ वो यहाँ से आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत है, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड द ब्लड। अब ये आपको पता है कि इफ आई टॉक अबाउट alveoli,
तो इट इज अ वेस्कुलराइज्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर, है ना। मेरा सैक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, दोबारा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। इस डायग्राम से ही अपने को सब कुछ समझना है, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ध्यान से देखना। ये हो गया तुम्हारा ब्लड कैपिलरी का वॉल, डन। चलो जी, इसको साइड कर देते हैं। हाँ, अब ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, तो ऑब्वियसली बेटा इसमें क्या होगा, इसमें आरबीसीज प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, आरबीसीज प्रेजेंट होंगे। एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन और बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि देखो बायोलॉजी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ऐसा सॉल्व करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। अब एनसीईआरटी में भी आपने देखा है कि वो लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं एनसीईआरटी से, ठीक है। एनटीए जो दे रहा है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है, या फिर आपका क्या बोल सकते हो, ऐसा क्वेश्चन है बेसिकली जो लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो सिर्फ वर्ड्स के अंदर। तो यही किया जाता है यहाँ पर, कुछ नया ऐसा एज सच नहीं होता है, बस क्या होगा, वर्ड्स के साथ मैनिपुलेशन होगा। तो हर एक लाइन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़नी और समझनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगे, अगर लाइनिंग है तो ऑब्वियसली सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं पूरे में नहीं बना रही हूँ, आप चाहो तो पूरे में बना सकते हो, बट आई एम नॉट ड्रॉइंग इट इन कंप्लीट सेक्शन। सो इसको एक बार खुद से बना लेना, ठीक है। पॉज करके वीडियो को अच्छे से डायग्राम बना लेना, एनसीईआरटी की भी मदद ले सकते हो। और ये हो गया हमारा एक लेयर कंप्लीट, ठीक है। अब अंदर की मैं बात करूँ, एल्वियोलर सेक की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर भी कुछ सेल्स अपने पास क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगेन आई एम नॉट ड्रॉइंग इट कम्प्लीटली, यू कैन ड्रॉ इट, डन। तो ये जो अंदर वाला है इसको हम बोल रहे हैं एल्वियोलर सैक या एल्वियोलाई, कुछ भी बोल सकते हो आप, क्लियर। एंड दिस इज द ब्लड वेसल्स। अब ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना, अगर आपको एक्सचेंज कराना है तो एक्सचेंज कराने के लिए बेटा हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता चाहिए होगा या ऐसा मीडियम चाहिए होगा जिसके थ्रू गैसेस जो है वो जा सके। तो यहाँ पर पहली बात क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। अगर आपको डिफ्यूजन कराना है तो आपको कुछ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन्स की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ पर कि गैसेस एक्सचेंज जो है वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ओनली, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये वाली जो आपको ब्लड वेसल की क्या दिख रही है, अंदर वाली जो लाइनिंग दिख रही है, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम, ठीक है। दिस इज एंडोथीलियम, किसका, ब्लड कैपिलरी का, ठीक है। ये है एपिथीलियम, किसका, ब्लड कैपिलरी का, एपिथीलियम। दीज आर आरबीसीज, एज यू नो, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो अंदर वाला जो ये पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी epithelial layer of alveoli, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है ये, ठीक है। स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है एंड ये जो है फैसिलिटेट करती है गैसेस एक्सचेंज को, क्लियर। ये हो गया। अब इसके बीच में तुमको एक खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको मेंशन करूंगी बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट सब्सटेंस। एक यहाँ पर इसको लेयर कर रही होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक यहाँ पर इसको लेयर कर रही होगी, ठीक है। और बेसमेंट, इसके बीच में जो भरा रहेगा या लिक्विड जो भी प्रेजेंट रहेगा सब्सटेंसेस, उसको हम बोलेंगे बेसमेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो आपको जो ये सारी की सारी लेयर्स दिख रही हैं, पहली लेयर जो इंटरनल मेम्ब्रेन है किसकी, ब्लड कैपिलरीज की, वो जो बाहर वाली लेयर है ब्लड कैपिलरीज के एपिथेलियम वो, एंड एल्वियोलर सैक की जो स्क्वामस एपिथेलियल लेयर है वो, ठीक है। ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते हैं, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाते हैं। दिस विल मेक डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, मैंने डी एम लिख दिया है,
ठीक है, और यहाँ पर लिख देती हूँ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। समझ में आया? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनी है मैम 3 लेयर्स की, जो कि है ब्लड वेसल्स के इंटरनल और आउटर लेयर एंड द बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एपिथेलियल लेयर ऑफ द एल्वेलाई। तो ठीक है, इसको हम एक साथ ही कंबाइन करेंगे। तो जो एंडोथेलियम है वो हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया एंड एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलर सैक, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है, इसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। This will also known as respiratory membrane. Clear? ठीक है, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हो गया, ये लंग का आपका एरिया है। अब कहानी शुरू करते हैं अपनी गैसेस एक्सचेंज की। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, एयर आ रही होगी, ठीक है, और एयर जा भी रही होगी। ब्रीथ कर रहे हैं ना हम भाई, तो इंस्पायरेशन भी हो रहा है, एक्सपायरेशन भी हो रहा है। ठीक है, तो इंस्पिरेशन हो रहा है, एयर अंदर आ रही है, एक्सपायरेशन हो रहा है, एयर बाहर जा रही है। क्लियर? अब आपको अब एक बार प्रीवियसली चलो जरा, एल्वेलाई के अंदर देखो, जो बाहर का प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना है? 159 एटमॉस्फेयर का, और एल्वेलाई का कितना है? 104। तो ऑक्सीजन कहाँ आ रही है? एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ आ रही है, एल्वेलाई के अंदर, ग्रेटर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो हम हमेशा जब भी बात करेंगे हायर टू लोअर प्रेशर ही क्या होगा? गैस मूव करेगा। तो गैस का मूवमेंट कैसा रहेगा? ऑलवेज हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है, तो मैंने बताया ना, यहाँ पे सारी कहानी किसकी है? पार्शियल प्रेशर की है। तो गैस जो है हमेशा हायर टू लोअर जो प्रेशर है वहां पर मूव करेगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर जो है वो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 159 है, तो एल्वेलाई में कितना होगा? 104 होगा। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये यहाँ मूव करेगा, राइट? अब इसको मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, तो एल्वेलाई से कहाँ जाएगा? ये आरबीसी के अंदर जाएगा ऑक्सीजन। क्लियर? क्योंकि लंग्स के अंदर आ चुका है, एटमॉस्फेयर में था 159, एल्वेलाई के अंदर O2 का पार्शियल प्रेशर कितना था? 104 mmHg। ठीक है, तो अब ये कहाँ जा रहा है? इसने डिफ्यूज आउट किया और ये कहाँ चला गया? आरबीसी के अंदर। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोल देते हैं? ऑक्सीजनेशन। ठीक है, यहाँ पर जो है आरबीसी जो है वो ऑक्सीजनेट हो रही है, मतलब हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे बॉडी के अंदर लेकर जा रहा है थ्रू द पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं अपन कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है? 0.3, और वहीं अगर मैं एल्वेलाई की बात करूं तो उसमें कितना है? 40। ठीक है, तो ये कहाँ जाएगा? ये एल्वेलाई से बाहर की तरफ जाएगा, मतलब लंग्स से बॉडी के बाहर जाएगा। तो यही चीज अपन यहाँ अपने डायग्राम के अंदर इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो योर कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव लाइक दिस ओनली। ओह सॉरी, ये क्या हो गया? बड़े झमेले हैं बेटा, बड़े झमेले हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सब छोटी मोटी चीजें तो चलती रहती हैं। तो मैंने बोला CO2 कहाँ चला जाएगा? CO2 चला जाएगा आरबीसी से एल्वेलाई के अंदर, एंड देन इवेंचुअली इट विल मूव आउट फ्रॉम द एल्वेलाई एंड वो बॉडी के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वेलाई एंड द ब्लड कैपिलरी। समझ में आया? बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, पूरा का पूरा पार्शियल प्रेशर पे बेस्ड था। बट हाँ, यहाँ पर दो फैक्टर और काम करते हैं। ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, ये है आपका आरबीसी यानी कि रेड, क्या हो गया मुझे? रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये क्या है? टिश्यू सेल्स। अब देखो मूवमेंट देखो, CO2 जो है वो टिश्यू से कहाँ जा रहा है? ब्लड प्लाज्मा में। क्लियर? और ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। तो समझ पा रहे हो, ऑक्सीजन जा रहा है टिश्यू के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जा रहा है? आपका आरबीसी के अंदर। तो ये किसके लिए जा रहा होगा? ये बाहर की तरफ मूव करने के लिए जा रहा होगा। क्लियर? समझ में आ रहा ना? तो ये CO2 कहाँ जा रहा होगा? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, ये एक्सहेल होकर बॉडी से बाहर निकल जाएगा, और जो O2 है वो कहाँ पहुंच जाएगा? टिश्यू सेल्स के अंदर पहुंच जाएगा, जो कि हमारे ऑक्सीजन को बेसिकली क्या करेगा? पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाएगा। ठीक है, आ जाओ। मैंने बताया यहाँ पर
एक और चीज इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है, फैक्टर्स हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। पहला फैक्टर क्या है, पहला फैक्टर है बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, मतलब कौन सा गैस जो है कितना ज्यादा सॉल्युबल है। ठीक है, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, दिस इज फार सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सॉल्युबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो ये हमें रेडियली क्या करता है, बॉडी से बाहर निकलता जाता है। क्लियर, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा। दूसरी चीज क्या होती है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन। दूसरी चीज है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन जो मैंने तुमको बताई, मेम्ब्रेन्स, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो थी अपनी, वो कितना ज़्यादा थिन या थिक है उस पर डिपेंड करेगा कि आपका गैसेस जो है वो कितने आसानी से एक्सचेंज हो पा रहा है। ठीक है, या फिर कितना अमाउंट जो है गैसेस का वो एक्सचेंज हो पा रहा है। थिकनेस जो है वो डिपेंड करेगा, मतलब जो आपका इस पर्टिकुलर प्रोसेस में थिकनेस रहता है वो लगभग 1 mm के करीबन रहता है, इससे भी कम रहता है, 1 mm के करीबन रहेगा। ठीक है, तो थिकनेस पे और किस पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगा, जिसमें जो सॉल्युबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है। क्लियर, तो ये दो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गैसेस एक्सचेंज को। क्लियर, सारी चीजें क्लियर है। गैस जो है वो मूव करेगी हायर टू लोअर प्रेशर, दीज आर द पार्शियल प्रेशर्स। उसके बाद हमने पढ़ा कि एल्वेलाई और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से हो रहा है। अब हम चलते हैं अपने बहुत ही सुंदर से डायग्राम पर, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दिस डायग्राम इज नथिंग बट बेसिकली डिपेंड ऑन द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं ना, अभी हमने जितनी भी चीजें पढ़ी अबाउट द पार्शियल प्रेशर वही यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो आप जो ये डायग्राम है, ये बहुत ही यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रीवियसली भी काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, जब ये आपका जो, मैं बेसिकली इस सीरीज़ में तुम लोगों को बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स करा रही हूँ जिससे आप अपना जो भी आपका बैकलॉग है वो क्लियर कर सकते हो ड्रॉपर बच्चे। और अगर आप 11th में हैं तो आप पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से ये वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में कोई मतलब प्रॉब्लम हो तो आप ये वीडियो देखकर उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन लाऊंगी इस पर्टिकुलर सेशन पे, जिसमें हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं, जिसमें PYQ भी रहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो मेरे बनाए हुए भी रहेंगे, तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर, तो चलो सॉरी अब इसको समझते हैं। सारा खेल मैंने बताया पार्शियल प्रेशर का है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर की अगर मैं बात करूँ तो क्या था बेटा, याद करो पुराना, मतलब पुराना क्या अभी का ही है ये तो। ऑक्सीजन 159 mmHg है मैडम, CO2 0.3 mmHg है मैम। ठीक है, इसमें कोई शंका या समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो अब मैं ऑक्सीजन के टर्म से स्टार्ट करती हूँ, CO2 तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो 159 यहाँ पर तुमको दे रखा है, ये पर्टिकुलर, ये किधर जाएगा, एल्वेलाई के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि मैम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है, किसका, ऑक्सीजन का। तो हमने अभी समझा है कि हायर टू लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ गैस मूव करेगी, तो ये एटमॉस्फेयर से कहाँ जाएगा, एल्वेलाई के अंदर, यानी कि लंग्स के अंदर जाएगा। ठीक है, वहीं अब ये लंग्स के अंदर पहुंच गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पर कितना प्रेशर था अपना, 104 था। वहीं अगर मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करूं तो कितना है, 95 mmHg। तो अगेन ये कहाँ मूव करेगा, एल्वेलाई से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू सिस्टेमिक आर्टरीज से होते हुए ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर ये बहेगा। बेसिकली दिस इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि कहा जा रहा है, बॉडी टिश्यूज के अंदर जाने वाला है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन हो चुका है, ऑक्सीजन जो है अब डिफरेंट डिफरेंट बॉडी टिश्यूज को पहुंचाई जाएगी। तो अब यहाँ पर कितना था अपना, 95 था mmHg। ठीक है, अब पार्शियल प्रेशर कितना हो गया बेटा, ऑक्सीजन का 40। तो अगेन अब ये कहाँ जाएगा, ये मूव करेगा किसके अंदर, टिश्यूज के अंदर। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था।
पार्शियल प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर में ज़्यादा था, किसका, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन जो है वो मूव करी एल्वेलाई के अंदर, क्योंकि वहां पर 104 है। 104 से अब ये कहाँ चला जाएगा, वेन्स के अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 95 है। फिर चला जाएगा टिश्यूज के अंदर, क्योंकि वहां पे जो प्रेशर है वो 40 mmHg है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया तुम्हारा बेसिकली किसका, ऑक्सीजन के टर्म में गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, अब ये आपको पता ही है। ठीक है, ये वाला जो अपना सेक्शन है ये आपका रहेगा ब्लड सर्कुलेटरी वाला पार्ट। तो राइट एट्रियम या ऑरिकल, ठीक है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है यहाँ पर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आएगा, देन जो आपका वॉल्व है वो ओपन होगा और लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और उसके थ्रू सिस्टेमिक आर्टरीज के थ्रू पूरा बॉडी के अंदर चला जाएगा ब्लड। और यहाँ पर हम बेसिकली किस पे फोकस कर रहे हैं, हम यहाँ पे सर्कुलेशन पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस पे फोकस कर रहे हैं और गैस पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज इस तरीके से होगा। क्लियर? तो ऑक्सीजन आपके आरबीसी में और ऑक्सीजन आपके टिश्यू में इस तरीके से पहुंचेगी। अब वहीं मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो तुमको पता है कि एल्वेलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg जो है प्रेशर है, और बाहर कितना है 0.3। तो ये कहाँ जाएगा, ये बाहर की तरफ मूव आउट करेगा। ठीक है, किस पर्टिकुलर पैसेज से, इस पर्टिकुलर पैसेज से सिस्टेमिक वेन के अंदर जाएगा। यहाँ पर कितना है अपना CO2 45 है, और यहाँ पर कितना है अपना CO2 40। तो अगेन हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा, टिश्यू से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड आएगा वो कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर, एंड देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर से कहाँ चला जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो इवेंचुअली कहाँ जाएगा, लंग्स के अंदर जाएगा ऑक्सीजनेशन के लिए। ठीक है, दोनों को कनेक्ट कर पा रहे हो तुम, इंटरकनेक्ट है दोनों प्रोसेसेस। ठीक है, जो आप ब्लड सर्कुलेशन चला रहे हो और जो आपका गैसेस एक्सचेंज चल रहा है वो इंटरकनेक्टेड है। तो जब आप ऑक्सीजनेशन के लिए जा रहे हो तो आप लंग्स के अंदर जा रहे हो। ठीक है, किसके थ्रू जा रहे हो, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जा रहे हो। क्यों जा रहे हो, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है मैम, यहाँ पर CO2 का था 45, यहाँ पर है बेटा 40। तो अगेन हायर टू लोअर जाएगा, 45 से 40 की तरफ जाएगा, तो कहाँ चला जाएगा, ये एल्वेलाई के अंदर चला जाएगा, और एल्वेलाई से इवेंचुअली कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, क्योंकि वहां पर तो बहुत ही कम है, 0.3 mmHg है। क्या ये सारी बात क्लियर है? आई होप तुम्हारे मस्तिष्क के अंदर ये बात घुस चुकी होगी कि किस तरीके से हमारा जो है गैसेस एक्सचेंज हुआ है एल्वियोलाई या फिर लंग्स, हार्ट और टिश्यूज के बीच में। ठीक है, ये तीन मेन ऑर्गन होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, सारा खेल है पार्शियल प्रेशर के डिफरेंस का। अगर आप पार्शियल प्रेशर अच्छे से याद कर लोगे तो कभी भी आपको किसी भी पैसेज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो मेन चीज वही है, और आई होप वो भी मैंने तुमको याद करा ही दिया है। अगर नहीं हुआ है तो एक बार फिर देख लो। जो ऑक्सीजन है उसका एटमॉस्फेयर में 159 होता है। ठीक है, अगर आप एल्वेलाई में चले जाओगे, उसको याद रखने की टेक्निक क्या है, ए डॉट, एक डॉट। ठीक है, एल्वेलाई, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड एंड टिश्यू। सीधे जाओ और क्या लिखो, यहाँ पर एटमॉस्फेयर एयर का जो वैल्यू है पार्शियल प्रेशर का वो लिखो, और यहाँ पर एक जेड बना दो। ठीक है, लेटा हुआ जेड बना दो। तो 40 40 40 मिनिमम वैल्यू हो गई। मैक्सिमम CO2 की हमेशा 45 रहेगी। तो आपको सिर्फ दो ही वैल्यू याद ध्यान में रखनी है, जो है 104 सॉरी 104 और 95। ठीक है, 104 and 95। क्लियर? तो ये सारी कहानी थी किसकी, गैसेस एक्सचेंज की। किस किस के बीच में, ब्लड और आपका एल्वेलाई जो है, यानी कि ब्लड कैपिलरीज जो है और उनका एल्वेलाई जो है उसके बीच में, एंड टिश्यूज और जो ब्लड कैपिलरीज है उनके बीच में किस तरीके से होता है। क्लियर? सो आई होप ये आपको क्लियर है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे इसी तरीके के कॉन्सेप्ट्स में लेकर आऊँगी, और ये हम बहुत लेंदी वीडियोस नहीं रखने वाले हैं। हम ऐसे ही एक एक टॉपिक पे शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिससे कि आपको जब रिवीजन करना हो तो डायरेक्टली आप वो एक पर्टिकुलर वीडियो देखो और आपका रिवीजन जो है वो डन हो जाए। ठीक है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना भी चाहता है तो ये बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।